नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वरदान उपन्यास का तीसरा अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अब तक आपने पढ़ा कि मुंशी शालीग्राम के जाने के बाद किस तरह सुवामा अपनी गृहस्थी को संभालती है और अपने घर के दो हिस्से करके एक हिस्से को किराए पे उठा देती है। मुंशी संजीवन लाल की बेटी विरजन तथा उसके बेटे प्रताप दोनों का खूब हेलमेल हो जाता है और दोनों आपस में बहुत खेलते हैं। यहाँ तक कि विरजन को वो खाना पकाना भी सिखाती है। अब आगे। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम ना था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। कारण इसका था कुछ तो यह कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी ही घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनकी 2-4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर ना जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों की भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें कहीं और आते जाते नहीं देखा। मुंशी शालीग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे। जब से वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए, एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खान साहब ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मुड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं, क्लब घर जाना है। आप फिर कभी आवें। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेज की भेंट न गए। वंश, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट पितरों के साथ द्वारांगन में बैठते तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के पास बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था। परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता। चाल ढाल सामान्य रखते। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काला शिमला ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम ढील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उतनी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि उनके घर के मंडल अंतर्गत उनकी एक न चलती थी। यहाँ तक उनकी सुयोग्य अर्धांगनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर रख ली थी। महाराजिन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर डिप्टी साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा लड़का राधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मझली लड़की का नाम सेवती था। उसका विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन ही से लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी न लगता। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता। मियाँ जी बैठे। उन्हें इसने 1 मास के भीतर निकालकर सांस ली। तब पाठशाला में नाम लिखाया गया। वहां जाते ही उसे ज्वर चढ़ाता और सिर दुखने लगता, इसलिए वहां से भी उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे। परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चय किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई।
साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना इतना कठिन नहीं है जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना। प्रेमवती ने इस मारधाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुर भाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इन सभी अनुचित लाड़ प्यार से उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी भी बना दिया। सवेरा हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेंच होने लगे। कुछ दिनों से जुए का भी चस्का पड़ चला। दर्पण, कंघी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने वृजरानी को देखा। उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि यदि यह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेश पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू का नाम है चंदा। बहू: क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती: और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए ठहराया जाता है, प्रेमवती ने कहा। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। पर हमारी वृजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती: कुछ दिनों तो घर में धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा: मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ ऐसा भद्दा था जब गाती की स्वर भंग हो जाता, इसलिए उसे गाने से चिढ़ती। सेवती: यह तो आप ही कहो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली: जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती: तुम तो तनिक सी रूठी जाती हो, जरा वही गीत गाओ। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीने से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा: तुम ही गाओ, कोयल की तरह तो कूकती हो। लो, तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक तो। मैं इस समय न गाऊंगी। क्या मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? और मैं बिना गीत सुने तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदनवन, रसीली। प्याजी रंग की साड़ी, उस पर फूल खिल रहे थे और आप ही आप गुनगुनाने लगी। गाना सुनकर प्रेमवती मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली: बिना हंसी के हमें हंसी नहीं आती। इसमें हंसने की क्या बात है? आओ ना मिलकर गाएं। भला कौवे और कोयल का साथ है? क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है, सेवती ने कहा। तो हमें छेड़ती क्यों? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता। कोई का संकेत राधा चरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण न हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उनका तनिक भी सिर धमका तो उसका प्राण निकला। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि यह व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया। उसका विनोद ही उनके संग चला गया। इन्हीं कारणों ने राधा चरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती: निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रिझा हुआ है। इधर कई दिनों से चिट्ठी ना आई, चंद्रा ने कहा। सेवती: 3-4 दिन हुए होंगे। तुमसे हाथ जोड़कर मैं हार गई, तुम लिखती ही नहीं। अब वे ही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो लिखने की तो जी चाहे ना, सेवती ने कहा। चंद्रा: आज विवाह के समाचार लिख देना, लाऊं कलम दबात? सेवती: परंतु एक शर्त। बताओ। वही गीत सुनाना पड़ेगा। अच्छा, गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है तो हंस लेना। नहीं, पहले गा दो तब लिखूंगी। ना लिखोगी फिर बातें बनाने लिखूंगी। शपथ लेती हूँ, लिख दूंगी। चंद्रा गीत गाने लगी। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख, भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए हुए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली: कमलू, मुंह मीठा मुंह कराओ तो तुमने ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमला: मुंह तो
तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ और ना सुनाओ। आज इसे यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह सोचकर कमलाचरण बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। पर मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे, सेवती ने कहा। कमला, तो अच्छा है कि आप ना सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इसने आज मेरी नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों पर चढ़े हुए थे। 1 मास होता है मैं उधर से निकला, जो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्ठा तो तैयार हो, लाओ 2-2 चोंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी। और बंद आज आगा शेख अली के अखाड़े में बदान की ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल, विश्वास मानो सेवती, कबूतर के बराबर था। परंतु जिस समय यह चला तो इसकी उठी हुई गर्दन, मतवाली चाल और गठीलेपन पर लोग धन्य धन्य करने लगे। जाते ही जाते इसने उसका टेटुआ लिया, और परंतु वह भी केवल फूला हुआ न था, सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई। इसने बार बार बचाया और झपट कर चोट दबा दी और फिर मार दिया। मुझे भी क्रोध आया, डपट कर जी ललकारता था। फिर तो उसने कितना ही सिर पिटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने उसे ऐसा दबाया कि उठने ना दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा कि जैसे बात चिड़िया को। आखिर वह बकटूट भागा। इसने पाली के उस पार तक पीछा किया, पार ना पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया, हवाइयां उड़ने लगी। रुपए हारने की तो उन्हें चिंता न थी, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्यों हो, आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी? दूध के कुल्हड़। और भैया के लिए? सेवती ने कहा, 2-2 लुगाइयां। यह कहकर दोनों ठट्टा मार के हंसने लगे। सुवामा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह की ही के धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेरी की भांति उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवन लाल प्रातःकाल से सांझ तक हाट की धूल छानते रहते, और विरजन, जिसके लिए यह सब तैयारियां हो रही थी, अपने कमरे में बैठी रात दिन रोया करती। किसी को इतना अवकाश भी ना था कि क्षण भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उससे निष्ठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपनी मुंडेर पर चुपचाप जा बैठता। विरजन के घर जाने की तो उसने शपथ सी कर ली थी, वरन जब कभी वह आती दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। यदि कहने सुनने से बैठता भी तो कुछ इस भांति मुंह फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि विरजन रोने लगती और सुवामा से कहती, चाची लल्लू मुझसे रुष्ट हैं, मैं बुलाती हूँ तो नहीं बोलते, तुम चलकर मना दो। यह कहकर वह मचल जाती और सुवामा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर लाती। परंतु प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। वृजरानी द्वार तक यह कहती हुई आती कि लल्लू तनिक सुन तो लो तनिक, हमारी शपथ तनिक सुन लो। पर जब वह ना सुनता, ना मुंह फेर कर देखता, तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और भली भांति फूट फूट कर रोती और कहती, मुझसे क्यों रुष्ट हो, मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। सुवामा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया। उसे अपने पुत्र की निष्ठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह को केवल 5 दिन रह गए। नातेदार और संबंधी लोग दूर तथा समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया। हाथ में कंगन बंध गए। यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है, जो कभी हाथ से न निकलेगी, और मंडप पर उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से न उठेगी। आज संध्या को सुवामा, सुशीला, महाराजी ने सब की सब मिलकर देवी की पूजा करने को गईं। मेहरियां अपने धंधों में लगी हुई थी। विरजन व्याकुल होकर अपने घर में से निकली और प्रताप के घर पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। विरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। धुंधले उजाले में उसका बदन कुम्हलाया और मलिन नजर आता था। वस्तुएं सब इधर उधर बेढंग पड़ी हुई थी। जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई हो। पुस्तकें फैली हुई हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। यह वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण प्रिय समझता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दूं, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा उठाकर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल जाड़ी चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा दिया। अचानक प्रताप ने करवट ली। उसके मुख से यह वाक्य निकला, विरजन
विरजन, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। फिर थोड़ी देर पश्चात, विरजन, विरजन कहाँ जाती हो? यहीं बैठो। फिर करवट बदल कर, ना बैठोगी? अच्छा जाओ, मैं भी तुमसे ना बोलूँगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखो कहाँ जाती है। यह कहकर वह लपका जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता हो, और विरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसके साथ ही आंखें खुल गई। 1 मिनट तक उसकी भाव शून्य दृष्टि विरजन के मुख की ओर गड़ी रही। फिर वह चौंक कर उठ बैठा और विरजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई विरजन? मैं अभी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। विरजन ने बोलना चाहा, परंतु कंठ रूंध गया, आंखें भर आई। प्रताप ने इधर उधर देखकर फिर कहा, क्या यह सब तुमने साफ किया? तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ? विरजन ने इसका कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रताप, विरजन, विरजन, क्या तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती? विरजन ने आर्द्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए? प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे भूमि की ओर ताकते रहे। फिर विरजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो? मैंने कोई अपराध किया है? प्रताप, ना जाने क्यों अब तुम्हें देखता हूँ तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। विरजन, क्या तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती? मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम मुझसे बोलते तक नहीं। बताओ, मैंने तुम्हें क्या कहा जो तुम रूठ गए? प्रताप, मैं तुमसे रूठा थोड़ी हूँ, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? प्रताप, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ? विजन, अब तक जो तुमने कभी यह बहाना ना निकाला था, अब मैं अधिक धनवान क्यों हो गई? यह कहकर विरजन रोने लगी। प्रताप भी द्रवित हुआ, बोला, विरजन, हमारा तुम्हारा बहुत दिनों का साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपनी ससुराल चली जाओगी। उस समय मुझे अवश्य ही भूल जाओगी। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊँ, परंतु कितना ही चाहता हूँ, पर तुम्हारी बातें स्मरण में ना आए। पर वे मानती ही नहीं। अभी अभी सोते सोते भी तुम्हारा सपना देख रहा था। डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियां, रुक्मणी, सीता, रामदेई और चंद्रकुंवर 16 सिंगार के इटलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थी। इन दोनों का नाम था कमला और उमा देवी। कमला का विवाह हो चुका था और उमा देवी कुंवारी थी। दोनों सूर्य और चंद्र थीं। मंडप के तले डोमनिया और गुंवारी ने सुहार और सुहाग अलाप रही थी। गुलबिया नाइन और जुमनी कहारिन दोनों चटकीली साड़ियां पहने, मांग सिंदूर से भरवाए गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलबिया चपला नवयौवना थी। जुमनी की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी छटा ही अनोखी थी। रसीली आंखें आमोद आधिक्य से मतवाली हो रही थी और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ा था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन सी लट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश ना मिलता था कि बाल गुथवा ले। महाराजिन की बेटी माधवी छीट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए भीतर बाहर किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सित्तो, तुम्हारी भावच कहाँ है? दिखाई नहीं देती। क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेव, पर्दा क्यों नहीं, हमारी नज़र न लग जाएगी? सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होंगी, देखो अभी खींचे लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रा के कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाई हुई थी। उसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्यों पड़ी हो अकेले? तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा, वो कौन जाने, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं? सखियाँ तुम्हारी बाट देख रही हैं। मैं ना बदलूंगी, यही अर्थ तो अच्छा नहीं लगता। सब अपने मन में क्या कहती होंगी? चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही तो आने को लिखा था। सेवती, अच्छा, तो उनकी प्रतीक्षा हो रही है, यह कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर हुई, स्यात अब ना आएंगे? इतने में कमला और उमा देवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला, अरे अभी इन्होंने कपड़े नहीं बदले? भैया की बाट जो रही हैं, इसलिए यह भेष रचा है। कमला, मूर्ख है, उन्हें गरज होगी, आप आएंगे ना। सेवती, इनकी बात ही निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम कितना ही करो, पर मुख से एक शब्द भी ना निकले, यही तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी अपेक्षा करो, सीधे मुंह बात ना करो, तो वे तुम्हारा आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु जो ही उन्हें ज्ञात हुआ कि अब उसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे। भोजन करने बैठेंगे तो मुंह झूठा कर उठ जाएंगे। बात बात पर रूठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा भी करेंगे।
भावार्थ यह है कि पुरुषों को प्रेम कभी मत जताओ। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला, पार्वती उन दिनों पेट में से थी, इसी से ना आ सकी, यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया, खूब बातें की। सेवती, झूठे हैं, लबारी हैं। बात यह हुई थी कि गुलाबिया और जुमनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई हुई थी। माँ ने कहा वे खाकर गए हैं, पान बनाकर दिया। मैं पान देने के लिए गई, चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया और उन्होंने कलाई पकड़कर कहने लगी, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। मैं तो हाथ छुड़ाकर भागी। कमला, निकली ना झूठी बात, वही तो मैं कहती थी कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने उसने इनसे क्या बातें की होंगी, परंतु नहीं, अपनी हट किए जा रहे थे। ये पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो यहाँ ठाड़ी बतलात हो और तुम्हारी सखी तुमको आंगन में बुलात है। सेवती, देखो भाभी, अब देर ना करो। गुलबिया तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल ले। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मणी बोली, बा बहन खूब वहाँ जाकर बैठ रही और तुम्हारी दीवारों से क्या बोले। सेवती, कमला बहन चली गई, उनसे बातचीत होने लगी, दोनों आ रही हैं। लड़कोरी है ना? हाँ, 3 लड़के हैं, सेवती ने कहा। रामदेव, मगर काठी बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूं। दोनों बहनें एक से एक बढ़कर हैं। सेवती, सीता को ईश्वर ने अच्छा वर दिया, इसने सोने की गौ पूजी थी। गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता, रुक्मणी ने जलकर कहा। तो तुम्हें काला ही भाता है? नहीं, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती, सेवती ने कहा। रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं, सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान ही नहीं रहता। स्त्री यदि परम रूपवती हो तो कुशल, नहीं तो थोड़े ही दिनों में समझता है कि ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता है, उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि तनिक भी इससे खट्टा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकुंवर, दूल्हा सबसे अच्छा वह जो मुंह से बात निकलते ही पूरा करे। रामदेव, तुम अपनी बात ना चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा भी हो चलेगा। सीता, ना जाने कोई अपने पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करती है, क्या संकोच नहीं होता। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्र आभूषण पर भी जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, गहने में गोड़िन की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी, आंखों में चपलता। आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी, रामदेव ने कहा। रानी, क्या करूं, नी गोड़ी नाइन किसी प्रकार पीछा ही नहीं छोड़ती। कुसुम की माँ आई तब जाके जूड़ा बांधा। सीता, तुम्हारी जैकेट पर ये बलिहारी है, हाँ, इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सी कर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी तो कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बात हो रही थी कि माधवी चिल्लाई, भैया आए, भैया आए, उनके संग जीजाजी भी आए। ओहो। रानी, राधाचरण आए हैं क्या? सेवती, हाँ, चलूँ तनिक भाभी को संदेश दिया हूँ। क्यों रे, कहाँ बैठे हैं? उसी कमरे में, जीजाजी पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने 1 रुपया दे, यह कहकर उसने मुट्ठी खोल कर दिखाई। रानी, सित्तो अब तो मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी? यह कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। आ गए? तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती, हाँ, मर्दाने में चली जाऊँ, तुम्हारे बहनोई भी पधारे हैं। चंद्रा बाहर बैठी क्या कर रहे हैं, किसी को फिशकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। अचानक खड़ाऊ के शब्द सुनाई दिए और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 वर्ष से अधिक ना थी, बड़े ही हंसमुख गौरवर्ण, अंग्रेजी काट के बाल, फ्रेंच कट की दाढ़ी, खड़ी मूछें, लवंडर की लपेटें आ रही थी। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सित्तो, 1 सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी? सेवती, मैंने सोचा अब तो आ ही रहे हो तो क्यों चिट्ठी भेजूं, यह कहकर वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहां जाकर भूल गए? राधाचरण, तभी तो सैकड़ों कोस से चला रहा हूं।